नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम बात कर लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग क्या-क्या हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमारी जो चर्चा थी वो चल रही थी। और बायोटेक्नोलॉजी में आज हम बात कर लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग। इसका उपयोग चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है, निदान सूचक, कृषि में, आनुवंशिक फसलें संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग हो रहा है। आनुवंशिक रूपांतरण से रूपांतरित जो फसलें हैं, जैव प्रौद्योगिकी की सभी जगह उसका यूज़ किया जा रहा है। आनुवंशिक फसलों में इसका यूज़ पे क्या है, देखो ट्रांसजेनिक जो फसल एक फसल है जिसमें ट्रांसजीन की उपस्थिति को प्रकट करती है, ट्रांसजीन की उपस्थिति को। और फसल आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल तथा जीएम क्रॉप कहलाती है। ये क्या कहलाती है? जीएम क्रॉप कहलाती है। हेरोडिन एक प्रोटीन है जो कि रुधिर का थक्का कोगुलेशन ब्लड कोगुलेशन में बनने से रोकता है। इसका रासायनिक रूप से संश्लेषण किया और इसे ब्रासिका नेपस पादप में स्थानांतरित कर दिया। हेरोडिन जो है एक प्रोटीन होता है और ये ब्लड कोगुलेशन बनने से रोकता है। और इसका रासायनिक रूप से संश्लेषण किया और इसे ब्रासिका नेपस पादप में स्थानांतरित कर दिया। और हेरोडिन तथा संग्रहण बीजों में इसका हुआ। और हेरोडिन का संग्रहण जो हुआ वो किस में हुआ? बीजों में हुआ था। हेरोडिन क्या है? एक प्रोटीन है और इसको ब्रासिका नेपस जो पादप है उसमें स्थानांतरित करके उसका संग्रहण किया गया बीजों में। और बाद में इसकी क्या बनाई गई? मेडिसिन्स बनाई गई। बाद में हेरोडिन को शुद्धिकृत करके मेडिसिन में इसका यूज़ में लिया गया। उसके बाद दूसरी है, जैसे कि हेरोडिन पढ़ लिया, उसके बाद टमाटर की ट्रांसजेनिक प्रजाति फ्लेवर सेवर। देखो टमाटर की जो ट्रांसजेनिक प्रजाति है वो है फ्लेवर सेवर। देशी टमाटर जीन को प्रकट करने से रोक देता है और ये पॉलीगैलेक्टोयूरिनोज एंजाइम को अवरुद्ध कर देता है। फ्लेवर सेवर, ठीक है। ये है पॉलीगैलेक्टोयूरिनोज एंजाइम को क्या अवरुद्ध कर देता है, जिससे देसी टमाटर जीन जो होती है उसको प्रकट करने से रोक देता है, जो पैक्टिन को तोड़ते हैं। इसलिए टमाटर प्रजाति के फल तथा इसका स्वाद लंबे समय तक इसका बना रहता है, यानी कि स्वाद लंबे समय तक बना रहता है और फिर ये लंबे समय तक ताज़ा भी रहते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटर। बीटी कपास में क्या होता है कि बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं। बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे कि लेपिडोसाइरिन, कोलियोप्टेरोन और डिप्टेरोन मक्खी मच्छर को मारने में ये सहायक होती हैं। बीटी कपास बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। कुछ नस्लें क्या होती हैं, वो कुछ बीटी कॉटन में क्या होता है कि बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस की कुछ नस्लें होती हैं जो कि विशिष्ट प्रोटीन यानी कि अपनी वृद्धि काल के दौरान ये अपने किसी विशेष अवस्था में ये प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? क्राई प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और ये क्या होती है, जो प्रोटीन जो होती है वो विषाक्त होती है। जैसे ही कीट इस विष को खा लेता है, उसकी जो आंत में जो उसका क्षारीय पीएच के कारण वो घुलनशील हो जाती है और घुलनशील होकर के वो सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाती है। जिस जीन में क्राई प्रोटीन का गुण संकेत होता है उसे बोलते हैं क्राइजीन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? क्राइजीन बोलते हैं। जिस जीन में क्राई प्रोटीन का गुप्त संकेत होता है। गोल्डन चावल के बारे में बात करें तो गोल्डन राइस में इंगो पोट्राइकस और पीटर ने विटामिन ए और आयंस की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया था गोल्डन राइस को। और क्योंकि बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में इसमें प्रेजेंट होता है। चावल जो होता है धान, ओराइजस सटाइवा की एक प्रजाति जिसमें प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। पीड़क प्रतिरोधी जो पौधा होता है वो देखते हैं। तो पीड़क प्रतिरोधी पौधे में जैसे कि सूत्रकृमि मिल्डवाइडेगाइन, सूत्रकृमि कौन सा? मिल्डवाडेगाइन इंकाग्नेशिया मिल्डवाडेगाइन इंकाग्नेशिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। तंबाकू की पौधों की जड़ों को संक्रमित कर देता है ये जो सूत्रकृमि होता है मिल्डवाडेगाइन इंकाग्नेशिया, ये क्या करता है कि पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए अंतःक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। आरएनए अंतःक्षेप या दूत आरएनए के स्थानांतरण को रोकता है, ठीक है। और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखते हैं। तो पुनर्योजी डीएनए तकनीक स्वास्थ्य के क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित किया गया है। इसमें भारत में मान्यता प्राप्त औषधीय उत्पाद देखते हैं तो ह्यूमन इंसुलिन, एरिथ्रोबैक्टिन,
एससीजी, अल्फा इंटरफेरॉन, ब्लड फैक्टर 7, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ह्यूमन इंटरल्यूकिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब क्या है? भारत में जो औषधीय उत्पाद, इनसे ये औषधीय उत्पाद हैं। आनुवंशिकता निर्मित जो इंसुलिन के बारे में बात करें तो ये प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है। इंसुलिन निर्मित, आनुवंशिकता निर्मित जो आर्टिफिशियल इंसुलिन होता है प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है, जिसमें 51 अमीनो एसिड्स के 2 पॉलीपेप्टाइड ए और बी श्रृंखला, जिसमें 21 और 30 अमीनो एसिड्स 21 और 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। प्रथम जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, पहली बार जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन 5 जुलाई 1983 को अमेरिकन जो एक कंपनी थी, एक फर्म थी एली लिली, उसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा इकोलाई की सहायता से उसको प्राप्त किया था। किसकी सहायता से? इकोलाई की सहायता से प्राप्त किया था। इसका व्यापारिक नाम है ह्यूमेलिन। इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, जो आपस में क्या होते हैं? डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। देखो जो प्रोटीन होता है, प्राक हार्मोन जो होता है, यानी कि जो प्राक यानी कि प्रो इंसुलिन जो होता है, उसमें अतिरिक्त फैलाव यानी कि अतिरिक्त फैलाव होता है पेप्टाइड सी का। पेप्टाइड सी जैसे ए है, ये ए है, एक बी श्रृंखला है और इसमें ये अतिरिक्त फैलाव है, क्या है? पेप्टाइड सी का। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाते हैं। और फिर है जीन चिकित्सा के बारे में बात करें तो जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो 1919 में एक 4 वर्षीय लड़की थी, उसका एडीए की कमी थी, उसको एडिनोसिन डियामिनीज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। सर्वप्रथम रोगी के रक्त में लसिकाओं को निकालकर शरीर के बाहर, इसमें रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है और सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाओं को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धित किया जाता है। आणविक निदानों के बारे में बात करें तो डायग्नोसिस मेथड्स में एक तो मॉडर्न मेथड्स होते हैं आरडीएनए टेक्निक और पीसीआर और एलिसा। आरडीएनए टेक्निक, पीसीआर और एलिसा। आरडीएनए टेक्निक में, इस तकनीक में रेडियो एक्टिव या फ्लोरोसेंट मार्कर से जुड़े डीएनए के छोटे एक स्ट्रैंड का निर्माण सम्मिलित है। इस तकनीक में रेडियो एक्टिव या फ्लोरोसेंट मार्कर से जुड़े डीएनए के एक छोटे स्ट्रैंड का निर्माण सम्मिलित है। ये एक ऐसे प्रोब्स जैसे कि साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, हेपेटाइटिस वायरस और एचआईवी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस व अन्य व्याधियों के भाजन में उपयोग किए जाते हैं। पीसीआर के बारे में बात करें तो उस समय जब रोगी के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं तब उनकी पहचान पीसीआर के द्वारा उनके न्यूक्लिक एसिड्स के प्रवर्धन द्वारा करते हैं। पीसीआर में क्या होता है कि रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके प्रवर्धन के द्वारा करते हैं पीसीआर में। और पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन देखते हैं तो पीसीआर जो है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसके द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रम को कई बार दोहराया जाता है। तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना प्रवर्धित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। अर्थात किसका निर्माण होता है? 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इसके द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रम को कई बार दोहराया जाता है, ठीक है, और तब डीएनए खंडों को लगभग 1 अरब गुना प्रवर्धित किया जाता है। खोज की है कैरीमुलस ने 1983 में, ठीक है, खोज की है कैरीमुलस ने 1983 में पीसीआर। यह अभिक्रिया एपेंड्रॉफ ट्यूब में होती है। यह अभिक्रिया किस में होती है? एपेंड्रॉफ ट्यूब में होती है। पीसीआर तकनीक में टेक पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं। पीसीआर तकनीक में टेक पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं। ये टेक पॉलीमरेज एक विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि अधिक तापमान यानी कि अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का ये जो टेक पॉलीमरेज का यूज़ किस में करते हैं? पीसीआर में करते हैं, और जो कि अत्यधिक तापमान पर यानी कि अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम कर सकता है। और इसके अलावा टेक पॉलीमरेज को थर्मस इक्वेटिकस नामक जीवाणु से पृथक किया जाता है टेक पॉलीमरेज को, ठीक है। 3 मेन स्टेप्स होते हैं पीसीआर में। एक तो है डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन यानी कि निष्क्रियकरण, एनिलिंग यानी कि तापानुशीलन और एक्सटेंशन यानी कि प्रसार। तो डीनेचुरेशन या निष्क्रियकरण, द्विगुणित डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है
और जिसके कारण डीएनए को दोनों लड़ियों 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको रखते हैं तो डीएनए की जो दोनों लड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। एनेलिंग के बारे में बात करें तो प्रत्येक डीएनए की एकल लड़ी में 3 सिरे पर उपक्रामक जोड़ा जाता है। ठीक है। एक्सटेंशन या प्रसार के बारे में बात करें तो इसमें डीएनए टेम्पलेट के ऊपर टैग पॉलीमरेज की सहायता से निर्माण पूरा किया जाता है। डीएनए टेम्पलेट के ऊपर टैग पॉलीमरेज की सहायता से निर्माण पूरा किया जाता है। ठीक है। पुनर्योगस डीएनए का परपोषी को यानी कि जीव में निवेशन कैसे होता है? पुनर्योगस डीएनए का परपोषी को यानी जीव में निवेशन कैसे होता है? चूंकि डीएनए जलरागी यानी कि हाइड्रोफिलिक अणु है, डीएनए कैसा है? जलरागी या हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। कोशिका झिल्ली से होकर के ये नहीं गुजर सकता है। ऐसा करने से पुनर्योगस डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। क्या होता है कि डीएनए जलरागी हाइड्रोफिलिक अणु होता है डीएनए, और हाइड्रोफिलिक होता है, जलरागी होता है। ठीक है। इसलिए ये कोशिका झिल्ली से गुजर नहीं सकता है, और ऐसा करने के लिए पुनर्योगस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जीवाणु में उसको प्रवेश कराया जाता है, और जीवाणु में प्रवेश कराने के बाद उसको सूक्ष्म अंतःक्षेपण एक दूसरी विधि है जिसमें पुनर्योगस डीएनए को यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या गया, सीधे जो जंतु कोशिका में केंद्रक के भीतर यानी कि जो एनिमल सेल होती है उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। बायोलिस्टिक या जीनगत मेथड में क्या होता है, ये पौधे के लिए उपयोगी है। कोशिका पर डीएनए के विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं। बायोलिस्टिक या जीनगत मेथड में क्या होता है, ये पौधों के लिए उपयोगी है। कोशिका पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से इसमें क्या है, बमबारी करते हैं। बायोलिस्टिक या जीनगत मेथड। वाहक द्वारा जीन का स्थानांतरण यह है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक जीवाणु डाइकोट पादपों में गांठे या क्राउन गॉल उत्पन्न करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक जीवाणु डाइकोट पादपों में गांठे या क्या करता है, क्राउन गॉल उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल बोलते हैं गांठों को, यानी कि जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं उसमें एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेशियंस होता है एक जीवाणु है, और ये डाइकोट जो पादप हैं उस पर क्राउन गॉल उत्पन्न करता है। ये चौड़ी पत्ती वाले पौधे जैसे कि टमाटर, सूरजमुखी को संक्रमित करता है, और गांठें जो होती हैं ट्यूमर बनाने का कार्य इनका प्लाज्मिड करता है। इनका जो प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जीवाणु का, वो करता है जिसे टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। इनका जो प्लाज्मिड होता है उसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, जो कि गांठें बनाने का कार्य करता है। किसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जीवाणु का। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्राकृतिक रूप से टीआई प्लाज्मिड के कुछ भाग को प्राकृतिक रूप से टीआई प्लाज्मिड जो होता है उसके कुछ भाग को क्या बोलते हैं, टीडीएनए परपोषी पौधों के गुणसूत्रों के साथ समाकलित करने की क्षमता रखता है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता। ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्राकृतिक रूप से टीआई प्लाज्मिड के कुछ भाग को यानी कि टीडीएनए परपोषी पौधे के गुणसूत्रों के साथ समाकलित करने की क्षमता रखता है, और उसको बोलते हैं प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता। ठीक है। रूपांतरण की प्रक्रिया में टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए वाला भाग पृथक होता है। रूपांतरण की जो इसमें क्या होता है, रूपांतरण की प्रक्रिया में टीआई प्लाज्मिड यानी कि टीआई प्लाज्मिड किसको बोल रहे हैं, जो उसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का प्लाज्मिड होता है उसी को परपोषी पौधे के गुणसूत्रों के साथ समाकलन करने की क्षमता रखता है, और प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता इसको बोलते हैं खेल की वजह से। और रूपांतरण की प्रक्रिया में टीआई प्लाज्मिड का जो डीएनए वाला भाग होता है वो पृथक होता है तथा पौधे के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। वो क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए वाला भाग पृथक होता है तथा पौधे के डीएनए के साथ वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पौधे के जो डीएनए होता है उसके साथ जुड़ जाता है और क्राउन गॉल ट्यूमर का निर्माण करता है। उसका जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो क्या है, टीडीएनए वाला जो भाग होता है पृथक होता है, और जो पौधा जो है उसके डीएनए के साथ जुड़ करके वो क्राउन गॉल यानी कि गांठें उत्पन्न कर देता है। विर रीजन में टीडीएनए के स्थानांतरण व होस्ट प्लांट डीएनए के साथ समाकलन हेतु आवश्यक जीन पाई जाती है। विर रीजन में डीएनए के स्थानांतरण व होस्ट प्लांट डीएनए के साथ समाकलन के लिए, होस्ट यानी कि जो प्लांट है उसका डीएनए, उसके समाकलन के लिए एक जीन पाई जाती है विर रीजन में।
विर्त क्षेत्र में 6 ऑप्रोन पाए जाते हैं, ABCDEG। विर्त जो क्षेत्र होता है उसमें 6 ऑप्रोन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एलिसा के बारे में। एलिसा क्या है, ये प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। एलिसा जो है वो प्रतिजन प्रतिरक्षी यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगजनकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों की उपस्थिति व रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी के आधार पर की जाती है। एलिसा के बारे में बात करें तो प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगजनकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों की उपस्थिति व रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी के आधार पर की जाती है। एलिसा में क्या होता है, रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की जो पहचान होती है वो प्रतिजनों की उपस्थिति, किसकी, प्रतिजनों की जो उपस्थिति होती है वह रोगजनकों के विरुद्ध जो संश्लेषित प्रतिरक्षी है उसके आधार पर की जाती है। यानी कि प्रतिजनों की उपस्थिति कितनी है और संश्लेषित जो प्रतिरक्षी हैं उनके खिलाफ बॉडी में वो कितने हैं, उसके आधार पर एलिसा की टेस्ट जांच की जाती है, उसकी संक्रमण की पहचान की जाती है। पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करें तो ऐसे जंतु जिनमें डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होती है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, पारजीनी जंतु बोलते हैं। पारजीनी चूहे, देखो पारजीनी क्या है, ट्रांसजेनिक चूहे हैं, ट्रांसजेनिक खरगोश है, सूअर है, भेड़, गाय और मछलियाँ आदि तो पैदा हो चुके हैं। जैविक उत्पाद के बारे में बात करें तो मानव प्रोटीन कौन सी, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो मानव प्रोटीन है उसका उपयोग एम्फाइसीमा के निदान में होता है। उसका उपयोग किसमें होता है, एम्फीसीमा के निदान में होता है। वर्ष 1997 में सर्वप्रथम पारजीनी गाय थी रोजी मानव प्रोटीन संपन्न हुआ। 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया। इस दूध में मानव अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन मिलता है जो कि मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व होता है। इसमें ये जो दूध होता है, जो रोजी गाय जो विकसित की थी, प्रोटीन युक्त दूध था इसका, और फिर उस दूध में अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन जो मिलता है वो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व था, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशंस में ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी कि टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, डिसॉल्विंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स आफ्टर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स। ये क्या होता है, डिसॉल्विंग होता है ब्लड क्लॉट्स का आफ्टर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के आने के बाद जो डिसॉल्विंग होता है ब्लड क्लॉट्स का, उसमें यूज़ होता है ये टीपीए। और इंटरफेरोन अल्फा, ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर्स, इंटरफेरोन आर, कैंसर, रेमोटाइड अर्थराइटिस में यूज़ में लिया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड माइक्रोब्स हैं उसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो इकोलाई, बीटी और ट्राइकोडर्मा। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम काइटिनेज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीज इन प्लांट्स। ट्रांसजेनिक्स एंड द पोटेंशियल एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बीटी कॉटन होता है, फ्लेवर सेवर टमाटर, गोल्डन राइस, कैटल, सरपेक। बीटी कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंस और हाई यील्ड होता है बीटी कॉटन का। फ्लेवर सेवर टमाटो इंक्रीज्ड सेल्फ लाइफ और बेटर न्यूट्रिएंट क्वालिटी। गोल्डन राइस विटामिन ए और एफ रिच होता है गोल्डन राइस। और इसके अलावा कैटल जो हैं, काउ, शीप, गोट, फॉर इसके लिए प्रोटीन के लिए। पिग जो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन की रिस्क के विदाउट वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम जो पिग होता है उसका यूज़ में लिया जा रहे हैं। बायो पेटेंट क्या होता है, बायो पेटेंट एक अधिकार है जो कि एक खोजकर्ता को सरकार अनुमति प्रदान करती है। एक खोजकर्ता को सरकार अनुमति प्रदान करती है जो दूसरों की उसकी खोज का व्यापारिक उपयोग करने से रोकता है। बायो पेटेंट वे पेटेंट है जो सजीवों के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं, सजीवों के लिए दिए जाते हैं। एक खोजकर्ता को सरकार अनुमति प्रदान करती है जो दूसरों को उसकी खोज का व्यापारिक उपयोग करने से रोकता है,
ठीक है, ये बायोपेटेंट होता है। सूक्ष्म जीवों के विभेद और पौधा व जंतु के आनुवांशिक रूपांतरित विभेद, डीएनए क्रमों का कोडित प्रोटीन, उत्पादों के अनुप्रयोग, ये किस किस के लिए दिया जाता है? देखो सूक्ष्म जीवों के विभेद के लिए कोई माइक्रोब्स खोजा है, और पौधों व जंतुओं की आनुवांशिक रूपांतरित यानी कि जेनेटिकली जीएम जो पौधा है उसके लिए, और डीएनए क्रमों तथा कोडित प्रोटीन के लिए, कोई उत्पादों के जो कोई उत्पाद का एप्लीकेशंस है, कोशिका डीएनए क्रम विविध जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रक्रियाएं हैं उसके लिए ये दिया जाता है। तो ये हमारी बायोटेक आज हमारा कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।